बड़े भाई की प्रॉपर्टी में छोटे का अधिकार, यानी ये आप जो है एक तरह से अगर सुनेंगे आपको भी हैरानी होगी कि अगर बड़ा भाई का प्रॉपर्टी है, बड़ा भाई का संपत्ति है, तो उसमें छोटा का अधिकार कैसे हो जाएगा। देखें, प्रॉपर्टी जो है यानी पैतृक खानदानी प्रॉपर्टी है, यानी पूर्वज का मकान है, ये पूर्वज का मकान है। बड़े भाई की स्वयं खरीदी हुई प्रॉपर्टी भी है, ये इन्होंने भी जमीन खरीदा है, इन्होंने भी मकान बनाया है। अब यानी माता पिता की भी प्रॉपर्टी है, यानी माता पिता ने भी क्या हुआ, मकान बनाया है और माता पिता ने भी जमीन खरीदी है। अब इसी को लेकर विवाद हो जाता है। छोटा भाई जो है उसका एक तरह से दावेदारी होता है कि नहीं, ये परिवार जो है वो ज्वाइंट है, अभी तक बंटवारा कहाँ हुआ है, तो बड़े भाई के नाम पर जो प्रॉपर्टी है उसमें मेरा अधिकार होगा। क्या ऐसा संभव है कि बड़े भाई के नाम पर जो भी प्रॉपर्टी है, बड़े भाई के नाम पर जो भी संपत्ति है, उसमें छोटा भाई जो है वो अधिकार का दावा करे। देखें, हम आपको बता दें कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे ये देख सकते हैं जमीन है, अब ये जमीन जो खरीदने वाला है वो है कौन, बड़ा भाई। अब बड़ा भाई जो खरीदता है जमीन को, यानी ये बड़ा भाई जमीन को खरीदा। अब ये बड़ा भाई तो खरीद लिया जमीन को, बड़ा भाई के नाम से ये जमीन हो गया। अब है कि परिवार ज्वाइंट है, परिवार में बंटवारा नहीं हुआ, परिवार में विभाजन हुआ ही नहीं। अब बड़ा भाई जो है वो अपनी कमाई से प्रॉपर्टी को खरीदा। और एक बड़ा सवाल उठता है कि देखें, अपनी कमाई से प्रॉपर्टी को खरीदना, अपनी कमाई से हम प्रॉपर्टी ये खरीदे हैं, मेरे मेहनत का कमाई है। अब ये जो है अपनी जो उनकी कमाई है ना, वो स्पष्ट होना चाहिए। सीधी सी बात है कि पारिवारिक इनकम से, यानी कोई भी संपत्ति, साफ साफ ये कहता है, बड़ा भाई हो या जो भी हो, यानी अगर वो उसमें पैतृक पैसा इन्वॉल्व है, यानी आपने पिता से जो है ना पैसे लिए, यानी पैतृक पैसे का आपने उपयोग करा, या एक तरह से परिवार का जो संयुक्त आय है वो पैसा भी आप लिए, है ना, परिवार की जो संयुक्त आय है ये भी आप लिए, तो ये सारा कुछ अगर आप लेकर प्रॉपर्टी को खरीदे ना, छोटा का हक देना पड़ेगा। यानी इसलिए ये जो है साफ हो गया कि प्रॉपर्टी जो है आप एक तरह से जो पैतृक पैसे है, घर का पैसा है, उसको लेकर आप खरीद लिए, छोटा को बेदखल कर दिए। तो इसलिए ये बात अब जो है जैसे ही साबित होगा आपको ये प्रॉपर्टी देनी होगी। लेकिन बड़ा भाई का जो है जॉब है, बड़ा भाई नौकरी करते हैं, बड़ा भाई का ये कह सकते हैं सरकारी नौकरी है। अब ये सरकारी जो नौकरी है, तो सरकारी नौकरी के बाद जो उनका सरकारी आय है उसमें वो कितना पैसा बचाए, कितना पैसा इन्वेस्ट करके जमीन खरीदे, ये सारा साक्ष्य बड़ा भाई के पास मौजूद है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में छोटा भाई का दावा जो है एक तरह से खारिज हो जाएगा। मतलब ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में छोटा का दावा जो है वो मान्य नहीं होगा। जब बड़ा भाई ये साबित करने में सफल हो जाते हैं कि उनका संपत्ति जो है स्वआर्जित है, यानी उन्होंने अपनी कमाई से, यानी उनकी कमाई से वो प्रॉपर्टी खरीदा गया है, ना कि पैतृक पैसों से, ना कि परिवार के पैसों से, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में, यानी ये जो है इनकी खुद की कमाई से ये प्रॉपर्टी को खरीदा गया है, तो अब उनमें छोटा का कोई अधिकार नहीं होगा। इस बात को समझ लें कि छोटा भाई जो है, छोटा भाई का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं, ठीक है। और इसके अलावे जो है कि अब बड़ा भाई पर डिपेंड करता है कि वो अगर अपनी पत्नी को देना चाहे तो पत्नी को दे सकते हैं, ठीक है, अपने बच्चों को देना चाहे बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है, और साथ में वसीयत किसी को करना चाहे वसीयत कर सकते। अरे स्वयं स्वार्जित प्रॉपर्टी है, अब डिपेंड उन पर करता है कि वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो इसलिए खासकर आप देखते होंगे कि परिवार जब ज्वाइंट होता है और एक भाई अगर प्रॉपर्टी खरीदता है ज्वाइंट परिवार में, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में वो अपनी पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी खरीद लेता है। परिवार ज्वाइंट है, बंटवारा हुआ नहीं है, अब हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो क्या करता है, अपनी पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी को खरीद लेता है।
तो पत्नी तो परिवार का शेयर होल्डर है नहीं, परिवार का हकदार है नहीं, उनको तो सिर्फ पति का जो अंश है उसमें हक का दावा है उनका, परिवार का कोई भी उनकी दावेदारी नहीं होती है। तो पत्नी के नाम से वो प्रॉपर्टी को अगर खरीदते हैं तो फिर कोई दावा नहीं कर सकता, जो भी है दावा नहीं कर सकता। अब जो प्रॉपर्टी को खरीदा गया है तो उसमें ये बात है कि कहाँ से आया पैसा, आखिर कमाई का जरिया बेहद जरूरी होता है। बात अगर कोर्ट में जाएगा तो एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। यानी छोटा भाई दावा तो कर दिया, लेकिन बड़ा भाई को अब जो है वो कमाई का जरिया बताना होगा, कितना पैसा उन्होंने दिया और वो पैसा कहाँ से लाए, वो सारा हिसाब देना होगा। तो इसलिए ये जो है, लेकिन अगर मान लेते हैं बड़ा भाई के पास सारा हिसाब है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, तो छोटा भाई का जो दावा होगा वो कानूनन यहाँ पर कानूनन मान्य होगा। ठीक है, यानी कि अगर मान लेते हैं ठीक है मान्य नहीं होगा, इस बात को आप समझ लें, सारा हिसाब है तो नहीं होगा। अगर कोई हिसाब नहीं है, कोई पता नहीं है पैसा कहाँ से आया, तो फिर कानूनन मान्य होगा। तो परिवार ज्वाइंट था, परिवार में बंटवारा हुआ नहीं, माता पिता है, बड़ा भाई जो है सारा देखभाल करता था और वो अपने जो है नाम पर प्रॉपर्टी खरीद लिया। तो ऐसे सिचुएशन में जो है परिवार ज्वाइंट है, कोई हिसाब नहीं है पैसा कहाँ से आया, तो छोटा भाई दावा कर सकता है कि हम लोग बंटवारा किए नहीं, हमारे जो बड़े भाई हैं वो सारा देखभाल किए और हम लोग तो प्रॉपर्टी नहीं बना पाए, लेकिन हमारे बड़े भाई जो हैं उन्होंने अपने नाम से प्रॉपर्टी बना ली जिसमें मुझे अधिकार नहीं मिल रहा है। मामला चला जाएगा कोर्ट में। कोर्ट में जो आप मान लेते हैं भाई है, दो भाई है, तो बहन को भी बुलाया गया कि बताइए कि आखिर क्या सच्चाई है। तो बहन जो है जज साहब के सामने साफ साफ कहती है कि मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा जो है कुछ नहीं कहूंगी। और लेकिन साफ साफ उन्होंने बता दिया कि मेरे जो बड़े भाई हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी है, यानी उनके पास जो संपत्ति है, ठीक है, उन्होंने जो है हमारे पिता से पैसे लेकर, यानी हमारे पिता से पैसे लिए और साथ में हमारी माँ नहीं है, हमारी माँ की मृत्यु हो चुकी है और माँ के यहाँ पर गहने को जो है बेचकर पिता से भी पैसे लिए गए और माँ के गहने को बेचकर जो हमारे बड़े भाई हैं उनके नाम से प्रॉपर्टी, यानी बड़े भाई के नाम से जो प्रॉपर्टी खरीदा गया वो पिता ने खुद खरीदा था, यानी पिता ने खरीदा है। अब यहाँ पर बड़ा जो है भाई वो लगा कि नहीं बड़ा है उसके नाम से ले लेते हैं, माँ नहीं थी। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में ऐसा नहीं है कि बड़ा भाई के नाम से अगर जो है प्रॉपर्टी को खरीदा गया तो उस पर अब छोटा का अधिकार नहीं होगा। अरे सारा पैतृक जो भी कारोबार होगा, पैतृक संपत्ति को बेचकर अगर जो भी एक तरह से किया जाएगा, परिवार जो है एक तरह से ज्वाइंट है, तो जब दावेदारी होगी तो अधिकार होगा। अब आप कहेंगे कोई ऐसा जजमेंट लाइए, फैसला लाइए, हम उसको जानना चाहते हैं, उस फैसले में क्या हुआ, किसके बीच में विवाद हुआ, केस नंबर क्या है, सब कुछ जानना चाहते हैं। तो यानी हम सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो हम आपको डिटेल से बताएंगे, जजमेंट भी लाएंगे आपके पास और आपको बताएंगे कि आखिरकार यहाँ पर जो इस तरह का विवाद हुआ क्यों हुआ, विवाद का मुख्य कारण क्या है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। देखें, अगर आपके पास कोई भी समस्या है तो आपको क्या करना है, यानी कमेंट के माध्यम से जो है पूछना है। और अगर इस कमेंट का आप जवाब ढूंढ रहे हैं, आप पहले कमेंट किए थे, तो आप अपने जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर कानूनी निदान, ठीक है, कानूनी निदान जो प्लेलिस्ट है उसमें आपके सवाल का जवाब जो है हम बताए हुए हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, वो जाकर वहां पर जो है देख सकते हैं। उसमें अगर आपके समस्या का हल नहीं मिला आपको तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं, फिर से पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे आखिरकार आपको क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट यानी जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसमें जाकर जो है सारे जजमेंट के बारे में जान सकते हैं, जजमेंट को कैसे निकालना है उसके बारे में जान सकते हैं, ये पूरा जजमेंट कैसे पढ़ सकते हैं उसके बारे में जान सकते हैं।
अपने आपका जो विवाद है उससे संबंधित आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है उसके बारे में जान सकते हैं। तो ये है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।